नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। देवेंद्र तोमर का यह वीडियो बताया जा रहा है, वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो में डील का जिक्र नजर आ रहा है। करीब 6 मिनट का यह वीडियो बताया जाता है। राजस्थान के फर्म से 39 करोड़ की डील की इसमें कुछ बात हो रही है। माइनिंग कारोबार से जुड़ी यह फर्म बताई जाती है। जमीन कारोबार से जुड़ी फर्म का भी इसमें नाम है और 100 करोड़ के लेन देन की इसमें चर्चा हो रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है, पड़ताल की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन एक बेहद बड़ी खबर, और चुनावी दौर में यह खबर अगर सामने आती है तो वाकई में बहुत हैरानी भी होती है। लेकिन करोड़ों की डील का इसमें जिक्र है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन देवेंद्र तोमर, जो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है जिसमें डील का जिक्र है। और डील भी छोटी मोटी नहीं, करोड़ों रुपए की डील। जमीन कारोबार से जुड़ी फर्म का भी इसमें नाम है और 100 करोड़ के लेन देन की इसमें चर्चा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पड़ताल की जा रही है। पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी। एफआईआर तो हो चुकी है। अब एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो पुलिस के पास जरूर कुछ तथ्य होंगे। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से जानकारी लेते हैं इस वायरल वीडियो के मामले को लेकर। क्या कुछ इस वीडियो में है सुशील, ये भी बताएं। और पुलिस ने अगर एफआईआर ये दर्ज कर ली है तो जरूर पुलिस के पास कुछ ऐसी चीज पुख्ता पुलिस ने पाई होगी जिसके आधार पर ये एफआईआर भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि दिमनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी है विधानसभा में जी, उनके बेटे हैं रामू उर्फ देवेंद्र प्रताप तोमर। इनका ये कथित वीडियो सामने आया है। कल शाम से ही जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ तो रात करीब 1 बजे रामू तोमर, जो देवेंद्र तोमर है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, उन्होंने मुरैना जिले के मुरैना सिविल लाइन थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें इस वीडियो को फेक बताते हुए इसे वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इसी शिकायती आवेदन के आधार पर मुरैना की सिविल लाइन पुलिस ने कल रात 1 बजे इसमें एफआईआर दर्ज की है। अज्ञात व्यक्ति को इसमें आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद सियासी भूचाल मचा है। कांग्रेस ने ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि वो पहले से ही फेक वीडियो है और इसकी शिकायत कर चुके हैं। तो ये जो वीडियो सामने आया है, देवेंद्र तोमर इसमें दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बातचीत है, क्या वाकई में ये बातचीत इनकी है या फिर किसी तरह का एडिटेट है वीडियो? लेकिन ये वीडियो जो लोग बता रहे हैं वो कुछ पुराना है। पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खनन मंत्री भी थे, तो कहीं ना कहीं लिंकअप बहुत सारे इसमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें पुलिस साइबर और फोरेंसिक टीमों के जरिए जांच करेगी और इस वीडियो की भी जांच होगी और उसके बाद इसे वायरल करने वाले लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी। वायरल करने का मकसद जो है पुलिस जानना चाहेगी। साथ ही इस एडिटेड वीडियो की जांच भी फोरेंसिक टीम कराएगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जरूर इस वीडियो के वायरल होने के बाद आक्रामक हुई और नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो है लगातार निशाना साध रही है। उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही, क्योंकि इसमें करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई है। एक विदेश की जो है बातचीत भी इसमें सामने आई है। इस तरह का कांग्रेस का आरोप है। तो अब आरोप प्रत्यारोप है और अभी वीडियो जो है ये कथित तौर पर कहा जाएगा देवेंद्र प्रताप तोमर, रामू तोमर इसमें दिख जरूर रहे हैं, लेकिन क्या ये बातचीत उनकी है, एडिटेट है, इस तरह का बीजेपी का कहना है। तो अब इन सब बातों का जवाब जो है इस वीडियो की जांच के बाद और जिसने इसे वायरल किया उस तक पहुंचने के बाद पुलिस साफ करेगी। लेकिन तब तक ये वीडियो जो है सियासत में भूचाल की तरह आया है और विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले ये वीडियो आना कहीं ना कहीं बीजेपी की परेशानियां भी बढ़ा रहा है और कांग्रेस इससे हमलावर है बीजेपी और नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ। बिल्कुल, कांग्रेस हमलावर है और नरेंद्र सिंह तोमर तो प्रत्याशी भी हैं दिमनी से, आप बता भी रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे और ये वीडियो का सामने आना, हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच होगी कि कैसे ये वायरल हुआ, फेक है नहीं है, ये सारी जांच पुलिस करेगी। लेकिन ये मुश्किल नरेंद्र सिंह तोमर की जरूर खड़ी कर सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई?
देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी से जब हमने जानना चाहा ग्वालियर में इस वीडियो के बारे में, तो वो मुस्कुराते हुए निकल गए। उन्होंने इस वीडियो पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और जो उनके बेटे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर उर्फ रामू तोमर, उनसे भी जब चर्चा करना चाहिए तो उन्होंने बातचीत इस मामले में नहीं की है। उनका सिर्फ इतना ही कहना था उनके सहयोगियों का कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है, एडिटेड वीडियो है और चुनाव के वक्त जो है उनके और उनके पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरल किया गया है। लेकिन किसी तरह का बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। उनका सिर्फ यही कहना है कि हमने एफआईआर पुलिस को करा दी है, पुलिस का इसमें विषय है जांच का। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि ये जांच का विषय है और कोई प्रतिक्रिया न तो नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से दी गई इस मामले को लेकर और ना ही उनके पुत्र जो हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पर ज्यादा नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है। आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेता और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बीच उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका एक भावुक चेहरा देखने को मिला। दरअसल ग्वालियर के महाराज की पहचान रखने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सहज अंदाज के चलते इस छवि से बाहर निकल रहे हैं। राजसी ठाठ बाट, रुतबा छोड़ सहज नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटे सिंधिया का ये नया अंदाज सामने आया, जहां चुनावी सभा के दौरान सिंधिया मंच से उतरकर भीड़ में खड़ी एक महिला को न सिर्फ गले लगाया बल्कि उनसे आशीर्वाद लेकर कुर्सी पर बैठाया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी दौरे पर हैं। हर रोज उनकी चुनावी सभा हो रही है। इसी कड़ी में देर रात ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा के लिए वो चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को खड़ा देख उठे और गले लगाकर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। एमपी की सियासत में सज्जन सिंह वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय के बीच जुबानी जंग आपने देखी होगी। कई बार पलटवार भी सुने होंगे, लेकिन इस बार वार नहीं बल्कि सलाह दी गई है। सलाह देने वाले हैं सज्जन सिंह वर्मा। कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। मैंने कहा तू इससे बदला लेने के तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी। तू राज्यसभा मांग रहा था भाई, तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय की फॉर्म मत भरना, मत लड़ चुनाव, तो हार जाएगा। दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। दरअसल नेताजी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें कैलाश विजयवर्गीय को वो अपना दोस्त बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दोस्त को सलाह दे रहा हूँ कि बीजेपी ने उसे निपटाने के लिए टिकट दिया है। बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को निपटाना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे। बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद एमपी की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। चुनावी संग्राम में नेता प्रचार में जुटे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता को साधने के लिए सभाएं कर रहे हैं। लेकिन एक सभा में उस समय हंगामा मच गया जब सभा को सुनने आए लोग आपस में भिड़ गए, शुरू कर दी कुर्सियां बरसाना। दरअसल बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया है। नेताजी प्रचार के लिए सभाएं कर रहे थे, उनके लिए वे एक सभा में पहुंचे और उन्हें सुनने के लिए हजारों कार्यकर्ता भी पहुंचे। लेकिन उस समय बवाल खड़ा हो गया जब कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और इस बीच लोग एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकते नजर आए। इसका वीडियो सामने आया है। मामले को बढ़ता देख पुलिस को आगे आना पड़ा और तब जाकर मामला शांत हुआ। कहते हैं एमपी अजब है और यहाँ के लोग गजब हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इंदौर विधानसभा 5 में देखने को मिला जब बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र हाटिया क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें नींबू मिर्ची की माला पहनाकर स्वागत कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे नेताजी को बुरी नजर न लगे, इसके लिए नींबू और मिर्ची की माला बनवाई गई है। सभी के नजर से बचाने के लिए माला पहनाई गई। बता दें कि इससे पहले भी नेताजी को एक कार्यकर्ता ने 51 फूलों की माला चढ़ाई थी और उस समय भी नेताजी चर्चा में थे। महेंद्र हाटिया इंदौर 5 विधानसभा से 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। इस बार फिर बीजेपी की तरफ से मैदान में है। वार्ड 49 में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने नींबू मिर्ची पहनाकर उनका स्वागत किया ताकि उन्हें नजर न लगे।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जहां बस्तर संभाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों के जवान मोर्चाबंदी करेंगे। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडो संभालेंगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जाएगी। बम डिस्पोजल दल और डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। मानिकपुर के जंगलों में इन दिनों बाघ की दहाड़ सुनने को मिल रही है। राहगीरों ने मानिकपुर सत्ता मार्ग पर धारकुंडी के आश्रम के पास सड़क पर एक बाघ को देखा, जिसका वीडियो बना लिया। अब उसका वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बाघ झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया है। आगे आगे बाघ चहलकदमी कर रहा है, तो वहीं पीछे पीछे गाड़ी से राहगीर है। बता दें कि इस इलाके में आए दिन बाघ चहलकदमी करते हुए नजर आ जाता है। वहीं सड़क पर बाघ दिखने से राहगीरों में भी दहशत है। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। ऐसे में प्रत्याशी ही नहीं, उनके परिवार के लोगों का भी जनसंपर्क जोर शोर से जारी है। जनसंपर्क के दौरान कई बार अलग अलग नजारे भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हंसदास मठ में देखने को मिला, जहां इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की बहू प्रचार के दौरान पराठे सेकती हुई नजर आई। दरअसल पंडित पवन तिवारी के प्रवचन का कार्यक्रम माहेश्वरी समाज महिला मंडल द्वारा रखा गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और क्षेत्र 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की बहू सोनम आकाश विजयवर्गीय भी पहुंची हुई थी। समाजजनों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहां थी। कार्यक्रम से निकलते वक्त सोनम विजयवर्गीय की नजर समाजजनों के लिए बनाए जा रहे पराठों और महिलाओं को काम करते पड़ी, तो वे उनके पास पहुंच गईं। महिलाओं का हालचाल जानते हुए सोनम ने भी पराठे सेकने में उनकी मदद की और इस दौरान कई सारे पराठे सोनम विजयवर्गीय ने सेक दिए। यूपी की एक रोडवेज बस इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रोडवेज की एक बस जिस पर पति पत्नी तैनात हैं। पत्नी के हाथ में रोडवेज बस का स्टीयरिंग है, तो पति यात्रियों का टिकट काटता है। तस्वीर में रोडवेज बस का स्टीयरिंग थामे जिस महिला को आप देख रहे हैं, वो बुलंदशहर की रहने वाली वेद कुमारी हैं। वेद कुमारी के पति मुकेश प्रजापति भी इसी रोडवेज बस में टिकट काटते हैं। वेद कुमारी संस्कृत विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी तक वो दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन रोडवेज में महिला चालकों की भर्ती निकलने पर वेद कुमारी ने अपना इरादा बदलकर रोडवेज बस का सारथी बनने की ठान ली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ड्राइवर बनने की तैयारी कर ली और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के सहयोग से साल 2021 में वेद कुमारी मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर से भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वेद कुमारी को लोनी डिपो की वर्कशॉप में 10 महीने के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। अब अनोखे प्रचार का एक और नजारा देखिए। ये खरगोन शहर है। तस्वीरों में दिख रहे जनाब बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार हैं, जो अनोखा चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर पाटीदार शहर के वार्ड नंबर 30 नर्मदा नगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने पहुंचे। 70 वर्षीय बुजुर्ग नेता पाटीदार को घुड़सवारी का शौक है। इस दौरान पाटीदार ने घोड़े पर बैठकर जनता से समर्थन मांगा। नर्मदा नगर में घोड़े पर सवार होकर दूल्हे की तर्ज पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बारात लेकर हाथ जोड़ते मतदाताओं से आशीर्वाद मांगने निकले। इस दौरान लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार की आरती उतारी, फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। नेताजी का जिस तरह स्वागत हो रहा है, उम्मीदें हैं कि नेताजी इससे गदगद होंगे। लेकिन सवाल भी ये है कि क्या ये सभी 17 नवंबर को नेताजी के संग रहेंगे, या फिर ये आरती और फूलों की वर्षा बस आज के लिए ही है। वोट फ्रॉम होम की सुविधा इस बार चुनाव आयोग ने पहली बार दी है और इसी के तहत शाजापुर में भी आज से 80 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों और दिव्यांगों ने अपने घर से विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान किया। शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा में कुल 754 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने के लिए सूचना दी थी। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मतदान दल इन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पर पहुंचे, पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डलवाया। घर पर मतदान के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा का ख्याल भी रखा गया। मतदान के लिए बाकायदा वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाया गया। मतदान की शुरुआत हो चुकी है और किसी कारणवश जो मतदाता घर पर उपलब्ध नहीं होंगे
उनके लिए मतदान दल आने वाले दिनों में भी दोबारा उनके घर जाकर चुनाव आयोग की तरफ से वोट डलवाएगा। पहली बार 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों और 40% से ज्यादा दिव्यांगों को घर से वोट डालने की सुविधा दी गई। घर से मतदान करने वाले बुजुर्ग मतदाता उत्साहित दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने आयोग की इस पहल की जमकर तारीफ की। दिवाली से पहले, दिवाली के बाद अब एमपी की हवा खराब हो गई है। क्या राजधानी भोपाल, क्या ग्वालियर, हर जगह प्रदूषण का गुब्बार नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि भोपाल में प्रदूषण का स्तर 239 AQI के पार पहुंच गया है। यही हाल ग्वालियर और जबलपुर का भी है, जहां ग्वालियर में 300 करीब AQI पहुंच गया है, तो वहीं जबलपुर में 152 के आसपास है, जो पिछले सप्ताह 149 मीडियम श्रेणी में था। AQI का ये बढ़ा हुआ स्तर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। भोपाल में रात के वक्त तापमान घटने से AQI और बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हवा में प्रदूषण की मात्रा जांचने के लिए शहर में 3 अलग अलग स्थान पर ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं। AQI अगर 50 के भीतर हुआ तो ही हवा शुद्ध मानी जाती है। अब दिवाली से पहले AQI का खराब होना चिंता बढ़ा रहा है। भारत देश में वैसे तो देवी महालक्ष्मी के छोटे बड़े अनेकों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जहां लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। आज हम आपको देवी श्री महालक्ष्मी के एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जहां दिवाली पर देश भर से लाखों भक्त सुख, समृद्धि और धन की कामना के लिए दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता को 32 मुखी कमल पुष्प चढ़ता है। साथ ही माता की सवारी उल्लू के भी यहाँ भक्तों को दर्शन होते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी ऊन में मौजूद प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर की, जहां की मान्यता है कि देवी श्री महालक्ष्मी का यह मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन और एकमात्र मंदिर है। इसी साल नवरात्रि में कई वर्षों बाद जब माता ने अपना झोला छोड़ा, तब सभी भक्तों को माता की 6 भुजाओं वाली प्रतिमा के दर्शन हुए। मान्यता है कि देवी की यह प्रतिमा स्वयं ही उत्पन्न हुई। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि मंदिर के पुजारी नरेंद्र कुमार पंडित बताते हैं कि भारत देश में सिर्फ 4 प्रमुख प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उन्हीं में एमपी का यह एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर खरगोन जिले के ऊन में है। देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूं वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूं? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूं कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूं। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप, तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है, तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना, जहां लोगों को छोटे मोटे सरकारी रोजगार मिल जाते थे। कोई पियन का काम करता था, कोई सरकारी किसी बड़ी कंपनी में काम ले लेता था। उसके बाद आस्ते आस्ते वो कमा के, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, और उसके बच्चे आगे बढ़ के कोई और बड़ी नौकरी ले लेते। और वो नौकरियां जिन्होंने गरीबी से तमाम जनता को निकाला,
ज्यादातर उस जमाने में कहां से आती थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि ज्यादातर जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उनमें से नौकरियां निकल आती थी। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्रीज से, ऐसी कंपनियों से रोजगार मिलता था। तो या तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, या अगर निजी उद्योगपतियों की थी तो वो चीजों को बनाने का काम करते थे, जिनको आप जहां पे लेबर की जरूरत होती थी तो आप लोगों को वहां पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियां मिल जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर, घर के लिए सिर्फ क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? बेवकूफ बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है, कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप BHEL लें, आप HAL लें, चाहे रेलवेज लें, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिए। आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है, जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से, जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। मदद नहीं हुई, ऊपर से GST आ गई। GST क्या है? GST वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे GST, ट्रैक्टर GST, हर चीज पे GST। चाहे आप दिवाली आ रही है, आपको कुछ खरीदने जाना है, त्योहार है, मेरी बहनें बैठी हैं, धनतेरस आएगा, आपके त्योहार है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, दुकान जाना चाहते हैं, त्योहार को मनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज खरीदेंगे उस पे आज GST है। और GST वो टैक्स है जिससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो ये डर लगता है दिल में कि भाई मैं खरीद भी पाऊंगी? कि आपको अगर घर के लिए कोई आ रहा है, घर पे मेहमान आ रहा है, खाना बनाना है, कुछ 8-10 लोग आ रहे हैं,